Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and welcome to lecture number 10. Today's topic is about measuring exposures to the exchange rate fluctuations. सबसे पहले what is meant by an exposure? Dear students, as we have been talking about the exchange rate, forecasting of the exchange rate lately in our previous 2 or 3 lectures, today's topic is more towards the how would we measure these exposures to the exchange rate fluctuations. Exposure का basically मतलब ये होता है कि the multinational corporation is basically exposed to, या it is being confronted with all these exchange rate movements. MNC के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने आप को इस एक्सपोजर से, लाइक ये एक्सपोजर ऐसा है जो उसके लिए अगर एडवर्स फ्लक्चुएशंस होंगी तो वो उसके लिए इतनी अच्छी नहीं है. तो MNCs would always like to forecast all these exposures and then they would like to hedge or they would like to minimize all of these exposures by different टेक्निक्स. तो आज के लेक्चर में और अगले 2-3 लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे कि ये एक्सपोजर्स क्या चीज़ हैं, किस तरह के एक्सपोजर्स से मल्टीनेशनल्स जो हैं वो दो चार होती हैं, एंड हाउ वुड वी really going to have certain techniques in order to avoid all of these exposure. Exposure का मतलब मैं आपको दोबारा बता दूं, exposed to का मतलब होता है कि when we are confronted to, या हम किसी situation के अंदर involve हैं and we have to face it. तो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस जितनी भी हैं दे आर इन्वॉल्व टू सर्टेन काइंड ऑफ एक्सपोजर्स एंड देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्सपोजर्स जिसमें हमारे पास उनको हैंडल करने की डिफरेंट टेक्निक्स हैं. अभी मैं आपको नाम नहीं बताऊंगी ताकि हम आगे जाके थोड़ी सी इस पे बात करेंगे. एक्सपोजर का बेसिकली मतलब ये होगा कि द मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय और इट इज गोइंग टू बी अफेक्टेड बाय दीज एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स. अब ये एक्सपोजर कौन से होते हैं, कितनी किस्मों के होते हैं, वी आर गोइंग टू लुक एट दैट. ओपनिंग स्टोरी आज मेरे पास आपके लिए है एंड यू आर गोइंग टू लिसन टू इट वेरी केयरफुली. हम थोड़ा सा परचेजिंग पावर पैरिटी के बारे में बात करेंगे कि इज द एक्सचेंज रेट रिस्क इज रियली रेलेवेंट. सम हैव आर्ग्यूड दैट एक्सचेंज रेट रिस्क इज इररेलेवेंट. कुछ लोग ये भी कहते हैं कि एक्सचेंज रेट रिस्क जो है वो इररेलेवेंट है. These connections in turn have resulted in counter or argument. अब ये जो लोग कहते हैं कि इंटरेस्ट रेट रिस्क जो है वो irrelevant है, उसके काउंटर पॉइंट्स हमारे पास हैं जो कि हम थोड़ा सा आगे जाके पढ़ेंगे. एग्जाम्पल मैं आपको बता रही थी. फ्रैंकलिन कंपनी इज अ US exporter that denominates exports in euros. If euros weakens by 3% due to the purchasing power parity, that implies that European inflation is about 3% higher than the US inflation. If European competitors raise their prices in line with the European inflation, Franklin can increase its prices without losing any customers. Thus, the increase in its price offset the reduction in the value of the euro. तो ये एक एग्जांपल मैंने आपको पढ़ के सुनाई. That was about the purchasing power parity and how does it influence. So let's come to our today's chapter. We are going to have different objectives as we are always have. Number one is to discuss the relevance of an MNC's exposure to the exchange rate risk. MNCs की क्या relevance है to the exposure of the exchange rate risk. Number two is to explain how transaction exposure can be measured. ट्रांजैक्शन एक्सपोजर को हम किस तरह से मेजर करेंगे. व्हाट इज मेंट बाय ट्रांजैक्शन एक्सपोजर हम थोड़ा आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको मैं इतना बता दूं कि जब भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं इंटरनेशनली तो हम एक रिस्क से हमारा एक्सपोजर होता है, दैट इज कॉल्ड द ट्रांजैक्शन एक्सपोजर. तो हमारी जो करेंसी की वैल्यू है दैट इज गोइंग टू बी अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, तो उसको हम कहते हैं ट्रांजैक्शन एक्सपोजर. टू एक्सप्लेन हाउ इकोनॉमिक एक्सपोजर कैन बी मेजर्ड. इकोनॉमिक एक्सपोजर एक और टाइप का एक्सपोजर है जो कि बेसिकली डिफरेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की वजह से अराइज होता है. एंड टू एक्सप्लेन हाउ ट्रांसलेशन एक्सपोजर कैन बी मेजर्ड. सो वी डिसाइडेड देयर आर 3 काइंड्स ऑफ एक्सपोजर्स. नंबर 1 ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, नंबर 2 economic exposure, and number 3 is translation exposure. And we are going to look into details of some of these exposures which are relevant into detail in the upcoming lectures as well.
तो हमारे डिफरेंट लेक्चर्स जो हैं वो दे विल बी फोकसिंग ऑन ट्रांजैक्शन एक्सपोजर ओनली, द इकोनॉमिक एक्सपोजर ओनली एंड द ट्रांसलेशन एक्सपोजर ओनली। हम इनको एक एक करके भी देखेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको जो डेफिनेशंस बता रही हूँ कि ट्रांजैक्शन एक्सपोजर का मतलब है कि व्हेनेवर द मल्टीनेशनल मल्टीनेशनल फर्म इज एक्सपोज टू दी सर्टेन ट्रांजैक्शन, तो उसमें जो करेंसी के एक्सचेंज में जो फ्लो में जो लॉस हो सकता है दैट इज कॉल्ड द ट्रांजैक्शन एक्सपोजर। अच्छा जी, सो दीज आर दी 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपोजर्स। इज द एक्सचेंज रेट रेलेवेंट, जो मैंने आपको ओपनिंग स्टोरी सुनाई थी। नंबर 1 इज द परचेजिंग पावर पैरिटी आर्ग्यूमेंट। परचेजिंग पावर पैरिटी आर्ग्यूमेंट सेज दैट एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स विल बी मैच्ड बाय द प्राइस मूवमेंट, कि एक्सचेंज रेट की जो मूवमेंट्स हैं दैट आर गोइंग टू बी रिफ्लेक्टेड और दैट आर गोइंग टू बी मैच्ड with the price movements. PP does not necessarily hold, that is purchasing power parity does not necessarily hold. Another argument, the investor hedge argument. MNC's shareholders can hedge against exchange rate fluctuations on their own. अब जो उनके जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के शेयर होल्डर्स हैं दे कैन हेज अगेंस्ट द एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस ऑन देयर ओन। जिनके स्टॉक्स शेयर्स ऑफ स्टॉक्स लगे हुए हैं या जिनकी इन्वेस्टमेंट एट स्टेक है इन दी MNCs, वो शेयर होल्डर्स अपने ओन पे उस एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन को हेज कर सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? रिपीट करती हूँ, MNCs के जो शेयर होल्डर्स हैं दे कैन हेज अगेंस्ट द एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस ऑन देयर ओन। वो अपने एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस को अपने ओन के ऊपर दे कैन हेज दोज एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस। The investors have complete information on the corporate exposure. They have the capability to correctly and efficiently insulate their individual exposures to. अच्छा, interestingly students, investors को they have got the complete information on the corporate exposure. उनको पता है कि उनकी कॉर्पोरेशन किस हद तक और किस लेवल के एक्सपोजर से इन्फ्लुएंस हो सकती है, और उनको ये भी पता है कि उनकी क्या कैपेबिलिटीज हैं, दे डू हैव दोज कैपेबिलिटीज टू करेक्टली एंड एफिशिएंटली इंसुलेट देयर इंडिविजुअल एक्सपोजर्स टू। और उन जो इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स हैं उनकी इतनी कैपेबिलिटी जरूर है कि दे कैन ऑफसेट द नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ ऑल दीज एक्सपोजर्स ऑन देयर ओन, अपनी वैल्यू को बचाने, अपनी फर्म की वैल्यू को एनहांस करने के। सो दे हैव द कैपेबिलिटीज टू करेक्टली एंड एफिशिएंटली इंसुलेट देयर इंडिविजुअल एक्सपोजर्स टू। तो इन्वेस्टर्स का एक्सपीरियंस है, दे हैव ऑल्सो द अवेलेबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑन द कॉर्पोरेट एक्सपोजर। उनको पता है कि उनकी कॉर्पोरेशन जो है वो कौन कौन से एक्सपोजर से इन्फ्लुएंस हो सकती है, प्लस दे ऑल्सो हैव द स्किल। ना सिर्फ ये कि उनके पास इंफॉर्मेशन है, बल्कि ऑल्सो दे हैव द कैपेबिलिटीज एंड स्किल्स टू करेक्टली एंड एफिशिएंटली इंसुलेट देयर इंडिविजुअल एक्सपोजर्स टू। वो अपने इंडिविजुअल एक्सपोजर्स को बड़े आराम से बचा सकते हैं। सो दे हैव बेसिकली 2 plus points. Number 1 is access to information, access to complete corporate information, and number 2 is they have adequate capabilities and skills with the help of which they can correctly इस एक्सपोजर को बचा सकते हैं। Now the currency diversification argument, what is that? An MNC that is well diversified should not be affected by the exchange rate movements because of the offsetting effect. अच्छा, यहाँ पे मैं आपको इससे पहले मैंने आपको शायद एग्जांपल दी थी, आज मैं दोबारा आपको रिपीट करती हूँ उसी एग्जांपल के साथ। असल में होता ये है कि करेंसी डाइवर्सिफिकेशन का आर्गुमेंट ये है कि ये लेट्स सपोज दिस इज योर पोर्टफोलियो और ये आपकी एक इन्वेस्टमेंट बेस है। इसके अंदर यू हैव डॉलर, यू हैव पाउंड्स, ठीक है, यू हैव येन, यू हैव यूरो, यू हैव रुपी करेंसी एटसेट्रा। अब ये आपकी डिफरेंट करेंसीज हैं जिनका परहैप्स आपस में पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशंस हैं। अब इन पॉजिटिव और जब आपने एक और पोर्टफोलियो लेते हैं जिसमें हमने सिर्फ रुपी करेंसी रखी है, ठीक है, रुपी करेंसी डिप्रिशिएट होगी तो उस पोर्टफोलियो का रिटर्न बैडली इफेक्ट होगा। लेकिन अगर रुपी की करेंसी अप्रिशिएट होती है अगेंस्ट डिफरेंट करेंसी, अगर वो स्ट्रॉन्गर होता है तो वी आर गोइंग टू हैव लार्जर रिटर्न्स। इसके मुकाबले में ये पोर्टफोलियो, इसको हम कहते हैं डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। वाई डाइवर्सिफाइड? दिस इज पोर्टफोलियो ए, दिस इज पोर्टफोलियो बी।
हमने बी पोर्टफोलियो को क्या दिया, दिस इज हाईली डाइवर्सिफाइड. व्हाई? बिकॉज दिस पोर्टफोलियो कंटेन्स मेनी काइंड्स ऑफ करेंसीज इनटू इट, और ये जो करेंसीज हैं वो एक दूसरे के नेगेटिव इम्पैक्ट्स को ऑफसेट करेंगी सो दैट द स्टडी रिटर्न्स आर गोइंग टू बी अटेन. तो एक में अगर एक करेंसी को लॉस होता है तो दूसरी इन्वेस्टमेंट जो आपने किसी और करेंसी में की हुई थी उस पर फायदा हो रहा है. तो बिकॉज ऑफ दिस दे आर गोइंग टू बैलेंस आउट ईच अदर इफेक्ट, जो यहाँ पे मैंने आपको जो आपको स्लाइड में नजर आ रहा है, बिकॉज ऑफ द ऑफसेटिंग इफेक्ट. सो एमएनसी दैट इज वेल डिवर्सिफाइड शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय द एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स बिकॉज ऑफ द ऑफसेटिंग इफेक्ट. तो जो अच्छी तरह से आपने वेल डिवर्सिफाई किया हुआ है दैट इज नॉट गोइंग टू बी अफेक्टेड, क्योंकि वो एक दूसरे के इफेक्ट्स को ही ऑफसेट करके जो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है वो आपको एक स्टडी रिटर्न दे देगा. बोरिंग तो नहीं हो गया? ओके, रिपीट करूं आपके लिए. देखिए, हमने पहला जो पॉइंट पढ़ा था दैट वाज द परचेजिंग पावर पैरिटी और आर्गुमेंट. जो दूसरा पढ़ा था दैट वाज द इन्वेस्टर्स, पीछे चले जाते हैं, द इन्वेस्टर्स हेज आर्गुमेंट. एंड नंबर 3 इज द करेंसी डाइवर्सिफिकेशन आर्गुमेंट कि if an MNC that is well diversified, they should not be affected by the exchange rate movement because of the offsetting effect. हम बेसिकली ये कह रहे हैं कि एक्सचेंज रेट को हम किसी हद तक परचेजिंग पावर पैरिटी से, इन्वेस्टर के अपने हेजिंग डिसीजन से और करेंसी डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू किसी हद तक मिनिमाइज कर सकते हैं या उसको हम खत्म कर सकते हैं. सो वी आर नॉट बॉदर्ड कि एक्सचेंज रेट जो है वो दैट इज गोइंग टू अफेक्ट आवर बिजनेस प्रैक्टिसेस. दिस इज अ नेव प्रिजम्पशन. Now the stakeholders diversification argument. Who are the stakeholders? And I'm sure you know the difference between the shareholder and stakeholders. आप बताएंगे? What is the difference between stakeholder and a shareholder? Very good. Shareholder तो वो होगा ना जो आपके share of stock को own करता है. Stakeholders are all those even indirect parties who are going to influence or who are being influenced by your business practices. They may involve suppliers, they may involve government, media, etc. जो भी इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं जो भी आपके बिजनेस से रेलेवेंट और रेलेवेंट, दे आर ऑल दी स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग द डायरेक्ट पार्टीज. इवन जो कस्टमर्स हैं वो भी आपको वो स्टेक होल्डर्स भी हैं और वो आपके they are directly going to affect or indirectly going to affect your business practices. So the stakeholder diversification argument says well diversified stakeholders will be somewhat insulated against losses experienced by an MNC due to exchange rate risk. अब जो well diversified stakeholders हैं they might be somewhat affected against losses experienced by an MNC due to exchange rate risk. क्योंकि देखें stakeholders जो हैं they are not directly targeting to manage or to handle this exchange rate risk. लेकिन यह है कि जो इन्वेस्टर है जाहिर है उसके पास इंफॉर्मेशन भी है, लेकिन स्टेक होल्डर के पास उस तरह की इंफॉर्मेशन नहीं होगी और समटाइम्स इवन नॉट द कैपेबिलिटी और स्किल. तो जब मैं आपको शेयर होल्डर का आर्गुमेंट बता रही थी तो शेयर होल्डर इज एट अ बेटर प्लेस क्योंकि उसके पास इंफॉर्मेशन प्लस कैपेबिलिटीज दोनों ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू सर्टेन अदर स्टेक होल्डर्स जिनका इंफॉर्मेशन फ्लो या द लेवल ऑफ स्किल्स और कैपेबिलिटीज उसके मुकाबले में कम होगा. Many MNCs are similarly affected by the exchange rate movements and many MNCs are similarly affected by the exchange rate movements. इसलिए बहुत सारी जो multinational corporations हैं they are being affected by these exchange rate movements. Response from MNCs. Many MNCs have attempted to stabilize their earnings with hedging strategies because they believe exchange rate is relevant. उनको पता है, बहुत सारी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस ने ये किया है दैट दे हैव अटेम्प्टेड टू स्टेबलाइज देयर अर्निंग्स विद हेजिंग स्ट्रेटजीज बिकॉज दे बिलीव एक्सचेंज रेट रिस्क इज रेलेवेंट. अच्छा, अब जो एमएनसीज का रिस्पांस है इस एक्सचेंज रेट पे वो ये है कि मोस्ट ऑफ द एमएनसीज दे हैव अटेम्प्टेड टू स्टेबलाइज देयर अर्निंग्स बिकॉज दे वांट टू एग्जिस्ट इन द ग्लोबल मार्केट. अच्छा स्टूडेंट्स, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव द स्टेबलाइज्ड अर्निंग्स? ये स्टेबलाइज्ड अर्निंग्स का होना क्यों इतना जरूरी है? उसकी रीजन ये है कि वी वांट टू हैव दी स्टेबलाइज्ड अर्निंग्स. हम ये चाहते हैं कि हमारा जो अर्निंग्स का पैटर्न हो वो स्टेबलाइज्ड हो. व्हाई? अगर स्टेबलाइज्ड नहीं होगा तो क्या होगा? कैन यू इमेजिन? देखिए, एक फर्म है उसकी जो अर्निंग्स हैं उसका जो पैटर्न है दैट इज स्टेबलाइज्ड. एक तरफ हम एक और कंपनी की एग्जांपल लेते हैं जिसका जो अर्निंग पैटर्न है दैट इज वेरी वेरी फ्लक्चुएटिंग. ड्रॉ करके दिखाओ.
अच्छा जी, ये देखें लेट्स से ये अर्निंग्स हैं, ये आपका टाइम पीरियड है। देखिए एक आपकी अर्निंग पैटर्न्स ये है, ठीक है। एक और अर्निंग पैटर्न मैं आपके लिए ड्रॉ करती हूँ, दिस इज लाइक दिस। विच पैटर्न इज स्टेबल? अगर मैं आपसे ये पूछूं कि विच पैटर्न इज स्टेबल, तो आप कहेंगे कि जो रेड वाला अर्निंग्स का पैटर्न है दैट इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू दिस ब्लू लाइन, क्योंकि ब्लू वाली जो लाइन है दैट इज गिविंग अस द फ्लक्चुएटिंग पैटर्न। इन दोनों में से आप क्या चूज करेंगे? Generally, the investors, they are risk averse. We would like to have those return patterns or earning patterns which are consistent, जैसे कि रेड लाइन से नजर आ रहा है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब उसमें एक ये चीज है कि जो रेड लाइन आपको नजर आ रही है ये कंसिस्टेंट पैटर्न है। वो क्यों आप कंसिस्टेंट पैटर्न को फॉलो करना चाहते हैं? क्योंकि आपकी बिजनेस की जितनी भी ऑब्लिगेशंस हैं, आपका जितना भी उसके साथ रेलिवेंट ऑपरेशंस हैं, यू वांट टू हैव द स्मूथ अर्निंग्स in order to handle your business operations normally or on a smooth basis. जो ब्लू लाइन है that is going to give you the fluctuating pattern. अगर एक दफा एक साल में इनकम बहुत ज्यादा होगी, दूसरे साल में इनकम कम होगी, तो perhaps that is risky. Perhaps नहीं बल्कि definitely it is risky. उसकी रीजन ये है कि then you will not be able to meet your business जो आपकी obligations हैं, जो operational आपके expenses हैं, you will not be able to meet them on time. और इवेंचुअली ये होगा कि उसका बहुत ज्यादा बैड इम्पैक्ट आता है ऑन योर अर्निंग्स एंड अल्टीमेटली ऑन योर गुडविल और बाकी सब चीजों के ऊपर, प्रॉफिटेबिलिटी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब उस तरह की सूरत हाल में जो बाहर से जो इन्वेस्टर्स हैं हु वुड लाइक टू परचेज योर शेयर ऑफ स्टॉक या जो आपके बॉन्ड्स परचेज करना चाहेंगे, इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दैट इज वेरी रिस्की। तो जो ब्लू कलर की लाइन है, परहैप्स आई वुड नॉट लाइक टू इन्वेस्ट इन सच सॉर्ट ऑफ अ कंपनी जिसकी अर्निंग्स का पैटर्न ये है एज कम्पेयर टू द रेड लाइन जिसका एक कंसिस्टेंट पैटर्न शो हो रहा है। सो जो MNCs होती हैं दे वुड लाइक टू हैव दिस स्टेबलाइज्ड काइंड ऑफ अर्निंग पैटर्न्स। व्हाई? उसकी रीजन ये होती है कि वो ये चाहती हैं कि जो MNCs की हमेशा ये कोशिश होती है कि वो अपने आप को अपने इन अर्निंग पैटर्न्स को हेज कर लें, ठीक है ना। वो अपनी अर्निंग्स को स्टेबलाइज करना चाहती हैं विद द हेल्प ऑफ दीज हेजिंग स्ट्रेटजीज। कैसे? कि अगर एक्सचेंज रेट से फ्लक्चुएशन हो रही है, जैसे कि मैंने आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की एग्जांपल्स दी थी जिसको हमने बड़ी डिटेल से पढ़ा था, जिसके थ्रू हम हेजिंग कर सकते थे। तो उसके थ्रू यू कैन एंटर इनटू द हेजिंग स्ट्रेटजीज। आप अपनी फर्म्स के लिए चूज कर सकते हैं टू हेज, और आप उस हेजिंग के थ्रू यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू सेफगार्ड योर इन्वेस्टमेंट। और MNCs दे highly believe that exchange rate risk is very much relevant and that is going to adversely affect. That is why they enter into the hedging agreements, और ताकि उनकी अर्निंग स्टेबलाइज हैं। ओके, इन द नटशेल दोबारा मैं आपको समरी बताती हूँ। रिस्पॉन्स फ्रॉम MNC इज, आपको मैंने स्टेबलाइज्ड अर्निंग्स का एक पैटर्न ड्रॉ करके दिखाया और मैंने आपको ये बताया कि जो MNCs हैं दे वुड लाइक टू हैव मोर स्टेबलाइज्ड अर्निंग, और ये स्टेबलाइज्ड अर्निंग्स वो उस वक्त अचीव कर सकते हैं जब वो प्रॉपरली हेजिंग स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट करें, बिकॉज दे वुड बिलीव, द MNCs दे बिलीव कि एक्सचेंज रेट मूवमेंट इज गोइंग टू एडवर्सली अफेक्ट योर अर्निंग पैटर्न्स, राइट। तो ये हो गया रिस्पॉन्स फ्रॉम MNCs। Now we would come to the other objective of this chapter, that is the types of exposures. Although exchange rates cannot be forecasted with perfect accuracy, why? जब लास्ट लेक्चर में हम फोरकास्टिंग ऑफ एक्सचेंज रेट्स पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बड़ी डिटेल से बताया था कि एक्सचेंज रेट्स कैन नॉट बी फोरकास्टेड विद परफेक्ट एक्यूरेसी। उसमें फोरकास्ट बायस आता है, एरर्स हैं बहुत सारे, एंड दैट इज वाई वी यूज टू डू डिफरेंट मिक्स ऑफ टेक्निक्स, फोरकास्टिंग टेक्निक्स, इन ऑर्डर टू एक्यूरेटली फोरकास्ट द एक्सचेंज रेट। और फिर भी हम बिलीव नहीं कर रहे थे कि वेदर इट इज गोइंग टू हैपन 100% और नॉट। फर्म्स कैन एटलीस्ट मेजर देयर एक्सपोजर्स टू एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस। अच्छा, अब ये तो नहीं हम कर सकते कि एक्यूरेटली मेजर कर लें एक्सचेंज रेट को, लेकिन ये जरूर कर सकते हैं कि हम कुछ मेजर्स ले लें सो दैट जो एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस हैं
उसके एक्सपोजर को हम अवॉइड कर सकें। देखें, इट्स ऑलवेज बेटर कि आप, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, आपने सुना होगा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी परहेज इलाज से बेहतर है। तो बजाय इसके कि आपको एडवर्सली इफेक्ट करे एक्सचेंज रेट, उससे बहुत अच्छा है कि आप प्रिकॉशंस ले लें। तो जो भी फर्म्स हेजिंग स्ट्रेटजीज यूज करती हैं, बेसिकली दीज आर दी प्रिकॉशनरी मेजर्स इन ऑर्डर टू सेफगार्ड योरसेल्फ against the exchange rate fluctuations. I'm sure you are getting my point. So dear students, although exchange rates cannot be forecasted with perfect accuracy, exchange rates को हम perfect accuracy से forecast नहीं कर सकते, लेकिन what the firms can do is that they can measure their exposure to the exchange rate fluctuations. वो at least exposure को measure तो कर सकती हैं ना, कि हम कितने को exposed हैं to a certain exposure and why it is important. फिर जब एक दफ़ा आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हम कितने एक्सपोजर से वी आर एक्सपोज टू अ सर्टेन रिस्क, ट्रांजैक्शन है या ट्रांसलेशन है, इकोनॉमिक है, देन दे कैन आल्सो फाइंड आउट द रेमेडी। ठीक है ना। तो पहले ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे है या एक्सपोजर कौन सा वाला ज्यादा है। एक्सपोजर टू द एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस कम इन 3 फॉर्म्स। जैसा कि मैंने आपको ओपनिंग में बताया था ऑफ दिस लेक्चर, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ एक्सपोजर्स। नंबर 1 transaction exposure, number 2 economic exposure, and number 3 translation exposure. I repeat, exposure to the exchange rate fluctuations, they come in 3 different forms. Number 1 transaction exposure, number 2 economic exposure, and number 3 is translation exposure. Transaction exposure. What is meant by transaction exposure? The degree to which the value of future cash transactions can be affected by the exchange rate fluctuation is referred to as a transaction exposure. Repeat. The degree to which the value of future transactions can be affected by the exchange rate fluctuations is referred to as the transaction exposure. अच्छा, होता यह है कि हम अगर आज के दिन में एक ट्रांजेक्शन करते हैं एंड दैट इज इन रूपी करेंसी, और थोड़े अरसे में ये होता है कि रुपये की करेंसी जो है वो डिप्रिशिएट हो जाती है, तो अब हमने पेमेंट करनी थी आफ्टर 3 मंथ्स। इस वक्त जो रेट था वो 100 रुपीज पर डॉलर था, लेकिन 3 महीने के बाद हो गया 105 रुपीज पर डॉलर। अब क्या हो गया कि हमें हर डॉलर पे 5 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने पड़ गए। समझ आ रहा है ना। इसका मतलब है कि हमारे जो कैश फ्लो था, जो कैश आउटफ्लो था, जो कैश ट्रांजैक्शन थी, दैट वाज एडवर्सली अफेक्टेड बाय दिस एक्सचेंज रेट मूवमेंट दैट हैज अफेक्टेड अस। इस तरह के एक्सपोजर को हम कहेंगे दिस इज कॉल्ड द ट्रांजैक्शन एक्सपोजर। कौन सा वाला? बाय विच द वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश ट्रांजैक्शन कैन बी अफेक्टेड बाय द एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन, इट इज रेफर्ड टू एज द ट्रांजैक्शन एक्सपोजर। टू मेजर ट्रांजैक्शन एक्सपोजर क्या करेंगे? द एस्टिमेट द नेट कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज इन ईच करेंसी। हम ये करेंगे कि हम हर करेंसी का एस्टिमेट करेंगे नेट इनफ्लो और आउटफ्लो in each currency and measure the potential impact of exposure to those currency, and then to measure the potential impact of the exposure to those currencies. अच्छा स्टूडेंट्स, देखें जो MNC है वो एट अ टाइम दे आर डूइंग बिजनेसेस इन नंबर ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। MNC का मतलब ये है कि विच इज बेस्ड इन वन कंट्री एंड इट हैज गॉट ऑपरेशंस और सब्सिडरीज इन मैनी अदर डिफरेंट कंट्रीज। दैट इज व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस इज। तो एट अ टाइम जो आपका हेड ऑफिस लेट से यूएस में है, बट यू हैव सब्सिडरीज इन यूके, इन जापान, इन सिंगापुर, परहैप्स इवन इन एशिया, चाइना के अंदर है, पाकिस्तान में भी आपकी सब्सिडरीज हैं। तो जितनी ज्यादा आपकी सब्सिडरीज हैं, आपका इंटरनेशनल बिजनेस है, आप उतने ही ज्यादा इफेक्टेड हैं बाय ऑल दीज ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, और आप उतनी ही नंबर ऑफ करेंसी से एक्सपोज हैं। लेट्स से यू हैव ऑपरेशंस इन 5 डिफरेंट कंट्रीज। इसका मतलब है कि योर एक्सपोजर फॉर द कैश ट्रांजैक्शन इज एक्सपोज टू 5 डिफरेंट करेंसीज। गेटिंग माई पॉइंट? तो आपने करना यह है कि आप हर करेंसी का जो नेट कैश इनफ्लो और आउटफ्लो है, यू आर गोइंग टू एस्टिमेट। सो यू आर गोइंग टू एस्टिमेट द नेट कैश इनफ्लो और आउटफ्लो इन ईच करेंसी। हर करेंसी के अंदर आपका कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो क्या है, एंड नंबर 2 इज टू मेजर द पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ द एक्सपोजर टू दोज करेंसीज। और फिर आपने ये देखना है कि इसका पोटेंशियल इम्पैक्ट क्या आने वाला है टू दोज करेंसीज। एस्टिमेटिंग नेट करेंसी फ्लोज। MNCs can usually anticipate
foreign cash flows for an upcoming short term period with reasonable accuracy. अच्छा, ये होता है कि MNCs यूजुअली शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर हमेशा जो आपकी एंटिसिपेशंस हैं या जो आपकी प्रेडिक्शंस हैं या फोरकास्टिंग है वो हमेशा सही होती है एज कम्पेयर टू सर्टेन लॉन्ग टर्म पीरियड फोरकास्टिंग. तो MNCs कैन यूजुअली एंटिसिपेट फॉरेन कैश फ्लोज फॉर एन अपकमिंग शॉर्ट टर्म पीरियड विद रीजनेबल एक्यूरेसी. तो MNCs के पास एक तो कैपेबिलिटी है कि दे कैन एंटिसिपेट द फॉरेन कैश फ्लोज फॉर एन अपकमिंग शॉर्ट टर्म पीरियड. शॉर्ट टर्म पीरियड का फायदा ही होता है कि शॉर्ट टर्म पीरियड में वी आर मोर यू कैन से वी आर मोर कॉन्फिडेंट दैट दिस इज गोइंग टू हैपन. लेकिन अगर लॉन्ग टर्म हो जाए तो देन जो उसकी एक्यूरेसी है या जो उसकी प्रिडिक्शन की जो गारंटी है वो कम हो जाती है, राइट. तो MNCs कैन यूजुअली एंटिसिपेट फॉर अ शॉर्ट टर्म कैश फ्लोज के लिए and they do it with accuracy. After the consolidated net currency flows for an entire MNC has been determined, each net flow is converted into a point estimate or range for a chosen currency. अच्छा, जब आप सारे एक पहला आपने ये काम किया कि आपने हर करेंसी के आउटफ्लो और इनफ्लो की एस्टिमेशन कर ली. पिछला स्टेप दोबारा देखें. नंबर 1 वाज टू एस्टिमेट द नेट कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज इन ईच करेंसी. हर करेंसी का जो कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो है वो आपने देखा, ठीक है. और फिर आपने यहाँ पे इस स्टेप में आपने ये किया कि आपने ये देख लिया कि ईच नेट फ्लो इज कन्वर्टेड इनटू अ पॉइंट एस्टिमेट. आपने हर कैश फ्लो के लिए एक रेंज बना लिया, लाइक दिस कैन बी द मैक्सिमम वैल्यू एंड दिस कैन बी द मिनिमम वैल्यू. जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर हमने रुपये की करेंसी की बात किया तो हम कहते हैं कि यस इट मे फ्लक्चुएट बिटवीन 98 टू 103 अगेंस्ट डॉलर फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड. गेटिंग माई पॉइंट. तो आपने ये एक रेंज सेट कर लिया. जब आपने अपना फिर नेट कंसोलिडेटेड नेट करेंसी फ्लो निकाला फॉर द इंटायर MNC, अब आप उस नेट कैश फ्लो को उस रेंज के अंदर सेट कर लें. लाइक आपने ये देखा कि रुपये की करेंसी जो है वो 98 से लेके 103 के दरमियान फ्लक्चुएट हुई. पाउंड की करेंसी अगेंस्ट डॉलर हैज बीन अगेंस्ट रूपी दैट हैज शिफ्टेड फ्रॉम 130 टू 125 सो ऑन एंड सो फोर्थ. हम हर करेंसी को लेके डिफरेंट उसके एस्टिमेशन पॉइंट्स निकाल लेंगे, रेंज निकाल लेंगे कि हर करेंसी ने कितना कितना फ्लक्चुएट किया. समझ आ रही है. देखें, आप जापान में बिजनेस कर रहे हैं, आप यूके में भी बिजनेस कर रहे हैं, आप US में भी बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, और आप पाकिस्तान में बिजनेस कर रहे हैं. अब आपने इन सब करेंसीज के नेट फ्लोज की रेंज निकाल ली. रेंज से मतलब यह है कि आपने मैक्सिमम और मिनिमम देखा कि ये मैक्सिमम इतना गया था इसकी वैल्यू और मिनिमम इतना गया, तो दैट इज गोइंग टू बी अफेक्टेड in this range, in this point of estimates. The exposure for each currency can then be assessed using the same measure. Now, जो step number 2 था, that was the potential impact. That is measuring the potential impact. पिछली स्लाइड पे दोबारा जाती हूँ ताकि आपको समझ आए. ये देखें, हमने ट्रांजैक्शन एक्सपोजर को मेजर करने के 2 स्टेप्स पढ़े. नंबर 1 इज टू एस्टिमेट द नेट कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज इन ईच करेंसी, और दूसरा स्टेप है टू मेजर द पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ द एक्सपोजर टू दोज करेंसीज. पहले स्टेप में टू एस्टिमेट द नेट कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो, और सेकंड स्टेप में टू मेजर द पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ एक्सपोजर टू दोज करेंसीज. जो ये जो दूसरा स्टेप है ना पोटेंशियल इम्पैक्ट वाला, ये अब हम स्टडी करेंगे. दिस इज मेजरिंग द पोटेंशियल इम्पैक्ट. This is the second step in the transaction exposure. An MNC's exposure can be measured by considering the proportion of each currency together with the currency's variability and the correlations among the movements of the currencies. So an MNC's exposure can be measured by considering the proportion of each currency together with the currency's variability and the correlations among the movement of currency. अच्छा, आपने ये जो एक्सपोजर है आपने ये देखना है कि इन करेंसीज का प्रोपोर्शन कितना है एंड देन वेरिएबिलिटी कितनी है विद रिस्पेक्ट टू द अदर करेंसीज कोरिलेशंस. व्हाट इज मेंट बाय कोरिलेशन? बाय द वे, कोरिलेशन का मतलब ये होता है कि आपस में जो मूवमेंट का पैटर्न कैसा है दो करेंसीज के दरमियान में. लेट से हम कहते हैं जब पाक रुपी ऊपर जाता है तो बांग्लादेश टका भी ऊपर जाता है. इसका मतलब है कि दे हैव गॉट द पॉजिटिव कोरिलेशन. जब रुपी करेंसी ऊपर जाती है, जब डॉलर करेंसी ऊपर जाती है तो पाक करेंसी नीचे आती है, दैट इज कॉल्ड दी नेगेटिव कोरिलेशन. जब जापानीज येन ऊपर जाता है, फॉर एग्जांपल यूके की करेंसी इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है, सो वी आर इनडिफरेंट, दैट हैज गॉट दी जीरो कोरिलेशन. इट हैज नथिंग टू डू.
जहाँ पे आपके स्ट्रिक्ट आपके ना वेल डिफाइंड पैटर्न्स हैं कि अगर एक करेंसी ऊपर जा रही है और तो दूसरी करेंसी नीचे आ रही है, अगर एक करेंसी की वैल्यू इंक्रीज कर रही है और दूसरी करेंसी की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि दैट हैज गॉट दी नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है ना। ये अगर मैं आपको स्टॉक्स के रिटर्न के हिसाब से बताऊं, तो अगर एक स्टॉक के रिटर्न इंक्रीज कर रहे हैं तो दूसरे स्टॉक के रिटर्न डिक्रीज कर रहे हैं, तो उसका मतलब है कि इन दो स्टॉक रिटर्न्स के दरमियान में नेगेटिव कोरिलेशन है। अगर एक स्टॉक के रिटर्न ऊपर जा रहे हैं और दूसरे स्टॉक के रिटर्न भी ऊपर जा रहे हैं, उसका मतलब है दे हैव गॉट द पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, ड्रॉ करके दिखाऊं आपको। मैं आपको ड्रॉ भी करके दिखाती हूँ। ये रिटर्न पैटर्न्स लेट्स से कह लें, और ये टाइम पीरियड है। आप इसको जो रिटर्न मैंने लिखा है ना, उसको आप एक्सचेंज रेट भी कह सकते हैं या उसकी करेंसी की फ्लक्चुएशन भी कह सकते हैं। ये देखें, अगर मैं कहूँ ना पॉजिटिव कोरिलेशन है, तो उसका मतलब है ये एक है, दिस इज स्टॉक ए, दिस इज स्टॉक बी। ये देखें, स्टॉक ए का रिटर्न जब 0.0 से आप देखें इंक्रीज करने लगता है, तो स्टॉक ए का भी इंक्रीज करता है। जब स्टॉक ए का रिटर्न डिक्रीज करता है, तो स्टॉक बी का रिटर्न भी डिक्रीज करता है। जस्ट लुक एट दिस स्लाइड। जब स्टॉक ए का रिटर्न दोबारा इंक्रीज करता है, तो बी का रिटर्न भी दोबारा इंक्रीज करता है। ये जो एक जैसा पैटर्न है, जब ये इंक्रीज करेगा तो दूसरा भी इंक्रीज करेगा। दिस इज कॉल्ड दी कोरिलेशन। लेकिन एक और केस लेते हैं। दिस इज ए, दिस इज बी। अब ये क्या है, स्टॉक ए का रिटर्न ऊपर जाता है तो स्टॉक बी का रिटर्न नीचे आता है। स्टॉक ए का रिटर्न डिक्रीज कर रहा है तो स्टॉक बी का रिटर्न इंक्रीज कर रहा है। स्टॉक ए का रिटर्न दोबारा इंक्रीज कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है विद अ गिवन टाइम। समझ आ रहा है? यानी देखें, इसका ये जो मैंने आपको सेकंड डायग्राम दिखाई, ये वाली, इट हैज गॉट दी परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन अमंग दीज टू सिक्योरिटीज। ए और बी का जो ताल्लुक है वो एक दूसरे के साथ नेगेटिव है। अच्छा, फॉर अ टू करेंसी पोर्टफोलियो, अगर लेट सपोज हमारे पास एक पोर्टफोलियो में दो करेंसीज हैं, लेट से वी हैव ओनली द यूरो एंड डॉलर करेंसी। हमारे पास लेट सपोज इस पोर्टफोलियो के अंदर दो करेंसीज हैं। जब हम दो करेंसीज को देखेंगे तो हम इन्हीं दो करेंसीज के कोरिलेशन में इंटरेस्टेड होंगे। समझ आ रहा? दीज आर द कोरिलेशंस बिटवीन टू currencies. So this is the standard deviation of a portfolio. Standard deviation of a portfolio. Basically, this is the risk of a portfolio. WX stands for weightage of currency X. दो currencies हैं, एक है X और एक है Y. Weightage, W stands for weightage, standard weightage का square. Standard deviation of X, weightage of Y, standard deviation of Y, 2 WX, WY, दोनों के weightages, दोनों की स्टैंडर्ड डेविएशंस मल्टीप्लाइड बाय कोरिलेशन बिटवीन X एंड Y। समझ आ रहा है? कोरिलेशन बिटवीन X एंड Y। इसको हम थोड़ा सा और स्पेसिफाई करके कोवेरिएंस भी कह सकते हैं। आपको ये इस फार्मूला से कुछ याद आ रहा होगा मैथमेटिक्स में, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये देखें, दिस इज a स्क्वायर, दिस इज b स्क्वायर, दिस इज 2ab। समझ आ रहा? और हमने उसके साथ जो एक और टर्म ऐड करी है, दैट इज द कोरिलेशन बिटवीन x एंड y। दो, आई एम टेलिंग यू दी केस ऑफ अ टू करेंसी पोर्टफोलियो। कैन यू इमेजिन अगर हमारे पास दो से ज्यादा करेंसीज हों? हमारे पास दो करेंसीज नहीं होंगी, हमारे पास बहुत दफा ऐसे केसेस होंगे जहाँ पे हमारे पास दो से ज्यादा करेंसीज हैं। तो फिर क्या होगा कि देयर विल बी मल्टीपल, ये जो इक्वेशन है ये बहुत लंबी हो जाएगी और उसके अंदर मल्टीपल काइंड के जो कोरिलेशंस हैं अमंग डिफरेंट सिक्योरिटीज, 3 सिक्योरिटीज, 4 सिक्योरिटीज, दे आर ऑल गोइंग टू बी अफेक्टेड बाय दैट। तो ये वाली जो हमारी इक्वेशन है रिस्क ऑफ अ पोर्टफोलियो वाली, जिसमें वेटेजेस हैं और आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन है, दैट गेट्स लॉन्गर, और उसके जो कोरिलेशंस हैं वो भी आपके ज्यादा डिटेल्ड हो जाएंगे व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट।
So measuring the potential impact, the standard deviation statistics measure the currency variability. Currency variability mean currency risk. Standard deviation statistics जो है वो हमें बताता है कि deviation कितनी है around the mean. तो जो हमारा करेंसी की जो हम देख रहे हैं, करेंसी रिस्क हम उसको नहीं कहेंगे बल्कि हम उसको करेंसी वेरिएबिलिटी कहेंगे. जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड में लिखा ना, रिस्क ऑफ अ पोर्टफोलियो, ठीक है ना. तो ये जो है दैट इज बेसिकली दी टू करेंसी पोर्टफोलियो है, तो उसका हम रिस्क है, यानी करेंसी की वेरिएबिलिटी का क्या रिस्क है, दैट वी वांटेड टू आइडेंटिफाई. सो द स्टैंडर्ड डेविएशन स्टैटिस्टिक्स मेजर्स द करेंसी वेरिएबिलिटी. स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब ये है, एज यू नो, दैट इज द डिस्पर्शन अराउंड द मीन, के मीन के से वो कितना दूर है, उसका क्या डिफरेंस है. सो द स्टैंडर्ड डेविएशन स्टैटिस्टिक्स मेजर्स करेंसी वेरिएबिलिटी, वेयर एज जो आपका यहाँ पे हम जो मोर कंसर्न है, वी आर कंसर्न अबाउट द करेंसी वेरिएबिलिटी. कोरिलेशन कोफिशिएंट्स इंडिकेट द डिग्री टू विच टू करेंसीज मूव इन रिलेशन टू ईच अदर. जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड के ऊपर ये एग्जांपल ड्रॉ करके भी बताई है कि हाउ डू दे आर परफेक्टली पॉजिटिवली कोरिलेटेड. ये जो एग्जांपल थी दैट वाज अबाउट द परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन and this was about the perfect negative correlation. So this is the negative correlation example. तो ये देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास 3 सिनेरियोज हो सकते हैं. either we have the perfect positive correlation that is +1. number 2, either we can have no correlation. no correlation means के कोई पैटर्न नहीं है. मैंने आपको ये ड्रॉ करके नहीं बताया, I can draw it for you as well. no correlation का मतलब ये है कि लेट्स से इसको कह लें वेरिएबिलिटी और इसको कह लें टाइम. 2 करेंसीज के दरमियान में ये पैटर्न है. लेट्स सी, देयर इज नो कनेक्शन. आप देख सकते हैं देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन करेंसी ए एंड करेंसी बी वेरिएबिलिटी. इन दोनों की वेरिएबिलिटी के पैटर्न्स बहुत डिफरेंट से हैं. लाइक इन दोनों को अगर हम देखें इनके पैटर्न्स को, तो वी कैन नॉट फाइंड आउट एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप. दिस इज कॉल्ड दी जीरो कोरिलेशन एग्जांपल. दिस इज कॉल्ड दी जीरो कोरिलेशन. जीरो कोरिलेशन का मतलब यह है कि वेयर वी कैन नॉट फाइंड आउट एनी सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप among the two currencies. अगर हमें ये लगे कि एक करेंसी की वैल्यू जब चेंज इंक्रीज होती है तो दूसरी करेंसी की वैल्यू भी इंक्रीज होती है, तो देन वी कैन से दैट देयर हैज सम रिलेशनशिप. लेकिन इस एग्जांपल के अंदर आप देखें कि जीरो कोरिलेशन का मतलब ये है कि हमारी करेंसीज के दरमियान में कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करती. दिस इज कॉल्ड जीरो कोरिलेशन. एंड परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब ये है कि जब एक सिक्योरिटी के रिटर्न या एक करेंसी में जब इंक्रीज आएगा उसकी वैल्यू में, तो दूसरे करेंसी की वैल्यू में डिक्रीज आएगा. सो दे हैव गॉट द ऑपोजिट पैटर्न्स. ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन के लिए हम हमेशा ये उसकी स्ट्रेटेजी है या ये उसका रूल है डाइवर्सिफिकेशन का कि हम हमेशा वी प्रेफर टू हैव द परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेटेड सिक्योरिटीज इन आवर पोर्टफोलियो. या हम ये चाहेंगे कि हमारी करेंसीज के दरमियान में आपस में परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन हो. वाई? क्योंकि अगर एक करेंसी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो साथ ही दूसरी करेंसी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो ये इंक्रीज और डिक्रीज एक दूसरे को ऑफसेट करेंगे. अदरवाइज वी विल रन इनटू लॉसेस. बोथ वेरिएबिलिटी एंड कोरिलेशंस वेरी अमंग करेंसीज ओवर टाइम. अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक और बात याद रखने वाली हुई है कि जो करेंसीज के दरमियान में वेरिएबिलिटी है या कोरिलेशंस हैं, दे वेरी अमंग करेंसीज ओवर टाइम. जरूरी नहीं है कि वो कंसिस्टेंट रहें, दे वेरी ओवर टाइम. वो टाइम पीरियड के, वो टाइम के लिहाज से चेंज होते रहते हैं. गेटिंग माई पॉइंट? वो टाइम के लिहाज से चेंज होते रहते हैं. दे आर नॉट कंसिस्टेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ऐसा नहीं है कि अगर 2 करेंसीज का पैटर्न, जैसे कि आप इस एग्जांपल में देख लें जो मैंने आपके लिए ड्रॉ किया, अगर उनका जीरो कोरिलेशन है तो वो हमेशा जीरो कोरिलेशन रहेगा. नहीं, ऐसा नहीं है. कुछ करेंसीज जिनके दरमियान में पहले परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है, उनके दरमियान में नेगेटिव कोरिलेशन भी हो सकता है या जीरो कोरिलेशन भी हो सकता है. Why is that? Any suggestion? ऐसा क्यों होता है कि अगर पहले किसी 2 करेंसीज के दरमियान में परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन था, अब उन दोनों के दरमियान में परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है? ऐसा क्यों होता है? जी बिल्कुल, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो डिफरेंट करेंसीज हैं
दे आर एक्सपोज टू डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम्स, और उनकी जो डिमांड एंड सप्लाई की जो फोर्सेज हैं उनकी वैल्यू सेट होती हैं। हो सकता है कि कुछ अरसे में रुपये की वैल्यू बहुत अप्रिशिएट कर जाए, तो आज जिन करेंसीज के साथ उसका नेगेटिव कोरिलेशन है, हो सकता है उनका कल को उन करेंसीज के साथ पॉजिटिव कोरिलेशन हो जाए। It all depends on the country's overall economic situation and many factors that can contribute. तो वो that is going to be reflected in the exchange rate, और exchange rate कितना strong है और कितना weak है, that depicts the true story of the economic health of that country. Getting my point? अच्छा जी स्टूडेंट्स, ये आपके लिए एक पैटर्न है, दो इट्स ओल्डर बट यू कैन स्टिल हैव एन आइडिया कि कोरिलेशंस अमंग द एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स क्या हैं। ब्रिटिश पाउंड का ब्रिटिश पाउंड के साथ 1, कैनेडियन डॉलर का ब्रिटिश पाउंड के साथ 0.35, कैनेडियन डॉलर का कैनेडियन डॉलर के साथ 1। अच्छा, आप जो एक ही करेंसी है उसका आपस में जो कोरिलेशन है दैट इज इक्वल टू 1। यूरो करेंसी का ब्रिटिश पाउंड के साथ 0.91, जापानीज येन का ब्रिटिश पाउंड के साथ 0.71, स्वीडिश क्रोना का जो कोरिलेशन है दैट इज 0.83 विद द ब्रिटिश पाउंड। कैनेडियन डॉलर का कैनेडियन डॉलर से 1, यूरो के साथ 0.48, जापानीज येन के साथ 0.12 एंड स्वीडिश क्रोना के साथ 0.57। इसी तरह यूरो के साथ 1, जापानीज येन के साथ 0.67, स्वीडिश क्रोना के साथ 0.92। सिमिलरली जापानीज येन का स्वीडिश क्रोना के साथ 0.64 एंड स्वीडिश क्रोना के साथ 1। So this is called the correlation matrix that we have derived. Now the impact of cash flows and correlation conditions on an MNC's exposure. Expected net currency X and cash flow currency Y. अगर दोनों प्लस है तो it means correlation between currencies X and Y is highly positive and MNC's exposure is quite high. तो expected currency and the net cash flow currency Y, करेंसी X और करेंसी Y के दरमियान में अगर हाईली पॉजिटिव कोरिलेशन है तो इसका मतलब है कि MNC is exposed to a very high risk. अच्छा जी, अगर इन दोनों के दरमियान में, दोनों करेंसीज के दरमियान में अगर कोरिलेशन स्लाइटली पॉजिटिव है तो इसका मतलब यह है कि MNC's exposure is moderate in this case. और अगर इन्हीं दोनों करेंसीज के दरमियान में, करेंसी X और Y के दरमियान में जो कोरिलेशन है इफ इट इज नेगेटिव तो MNC's exposure is low. तो we can bet on the negative correlated currencies while we are handling our MNC's business all over the world. आप लोग थोड़ा हैरान होते होंगे कि why do the foreign investors they want to come to Pakistan and they want to invest. उसकी रीजन ये है because they have got the perfect negative correlation with our currency. उनकी करेंसी की वैल्यू इंक्रीज होती है, हमारी डिक्रीज होती है, that is why they want to come and they want to invest. और उस MNC का एक्सपोजर जो है वो बहुत लो है, यानी उसका जो कैश ट्रांजेक्शन्स का एक्सपोजर है वो बहुत लो है। इस वजह से they are interested and they are interested to come for these investments. अच्छा, अगर दो करेंसीज के दरमियान में उसका जो पैटर्न है प्लस एंड माइनस, एंड अगर और दोनों का जो हाईली जो कोरिलेशन है बिटवीन दीज टू करेंसी इट इज हाईली पॉजिटिव, लेकिन आप ये देखें कि इनमें जो एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, कैश फ्लो करेंसी वाई का माइनस में जा रहा है और एक्सपेक्टेड जो करेंसी नेट के करेंसी है एक्स दैट इज प्लस, अगर ये स्लाइटली पॉजिटिव है तो तब भी MNC का एक्सपोजर लो होगा। सिमिलरली अगर स्ट्रांगली पॉजिटिव कोरिलेशन है और एक करेंसी जो नेट कैश फ्लो करेंसी Y है वो नेगेटिव में है तो अगेन वी आर द MNC एक्सपोज टू द मॉडरेट रिस्क। और अगर फिर नेगेटिव कोरिलेशन है तो देन दैट इज गोइंग टू बी दी हाईली एक्सपोज्ड। अब ये जो पैटर्न है लास्ट 3 वाला ये चेंज हुआ है। आप देखें ये जो करेंसी का फ्लो है Y का वो माइनस में चला गया है, ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में। तो और कोरिलेशन जो है वो पहला हाईली पॉजिटिव था तो MNC का एक्सपोजर दैट इज लो। अगर इफ इट इज स्लाइटली पॉजिटिव दैट इज मॉडरेट एंड इफ इट इज नेगेटिव देन अगेन दी हाई एक्सपोजर बिकॉज टू नेगेटिव्स देन दे मेक अ पॉजिटिव, तो फिर अब आपका जो एक्सपोजर है दैट इज गोइंग टू बी हाई। These are the movements of major currencies against the dollar.
Now, students, if we come to the transaction exposure, the value at risk, the VAR method, makes use of currency volatility and correlations to determine the potential maximum one-day loss on the value of the MNC's position. अच्छा स्टूडेंट, जो वैल्यू एट रिस्क है, वार मेथड, बेसिकली इट इम्प्लाइज फॉर, ये एक तरह से आप कह लें कि ये रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक है. वार जो है इसको हम कहते हैं वैल्यू एट रिस्क मेथड, दैट इज द रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक. द मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन इज एक्सपोज टू द ट्रांजैक्शन एक्सपोजर. तो वैल्यू एट रिस्क मेथड क्या करता है? इट मेक्स यूज ऑफ करेंसी वोलेटिलिटी एंड कोरिलेशंस टू डिटरमिन द पोटेंशियल मैक्सिमम वन डे लॉस ऑन द वैल्यू ऑफ द एमएनसीज पोजीशन. तो ये बेसिकली वार के मेथड से हम करेंसी वोलेटिलिटी और कोरिलेशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं इन ऑर्डर टू डिटरमिन द पोटेंशियल मैक्सिमम वन डे लॉस. अच्छा, इसमें होता ये है, आपको मैं थोड़ा सा अदर देन दिस बताती हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक है वार, जो कि एक सोफिस्टिकेटेड टेक्निक है, अदर देन जो अभी मैंने आपको टू करेंसी पोर्टफोलियो के हवाले से टेक्निक बताई. दिस इज मोर सोफिस्टिकेटेड टेक्निक जिसके अंदर हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस बना लेते हैं एंड देन वी फाइंड आउट कि हमारा द मोस्ट प्रोबेबल लॉस क्या होगा. द मोस्ट प्रोबेबल लॉस क्या होगा, यानी कि वन डे का पोटेंशियल मैक्सिमम वन डे लॉस क्या होगा ऑन द वैल्यू ऑफ द एमएनसीज पोजीशन. तो इस मेथड के थ्रू भी ट्रांजैक्शन एक्सपोजर को कैलकुलेट किया जाता है, which is more sophisticated method to calculate this kind of an exposure. For foreign currency X, the maximum one day loss is equal to EX stands for expected change in percentage in X for the next day, ZP if U is equal to or equal to N01 probability for 95% confidence interval. 95% confidence interval का मतलब है कि Z is equal to 1.65. अच्छा स्टूडेंट्स, हम इसको 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल से 90% से इवन 99% से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं. एंड दिस स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर एक्स, the standard deviation of the daily change in the value of X, that is in the value of currency. The VAR method can also be used to assess exposure to the multiple currencies and over long time horizons. अच्छा, जो हमने पीछे प्रीवियस एग्जांपल पढ़ी थी जिसके अंदर हमने कोरिलेशन इफेक्ट्स चेक किए थे फॉर द टू करेंसीज और मे बी फॉर मोर करेंसीज, दैट मेक्स द कैलकुलेशंस क्वाइट ट्रबलसम और क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड. लेकिन वार मेथड से वी कैन असेस द एक्सपोजर्स मल्टीपल करेंसीज का एंड ओवर लॉन्ग टाइम होराइजंस. लॉन्ग टाइम होराइजंस के ऊपर भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. सो दिस इज द मैक्सिमम 1 मंथ लॉस ऑफ अ करेंसी. हम 1 मंथ के लिए भी निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला. अगर करेंसी पोर्टफोलियो ये है तो EEP चेंज इज द एक्सपेक्टेड परसेंटेज चेंज इन P ओवर द नेक्स्ट मंथ, and then ZP where for 95% confidence interval Z value is equal to 1.65 and standard deviation of the monthly percentage change in portfolio P. Now dear students, we come to the economic exposure. हमने ट्रांजैक्शन एक्सपोजर को डिटेल से देखा, उसको मेजर करने का, और फिर अब जब हम अगले लेक्चर्स में जाएंगे तो हम उनकी टेक्निक्स पढ़ेंगे कि हाउ टू मैनेज दैट ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, उसको हमने हैंडल कैसे करना. लेकिन यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि हमने इसको कैलकुलेट कैसे करना है, और फिर कैलकुलेट करने के बाद हमने ये भी डिसाइड करना है कि क्या ये हमारी रेंज में आता है, क्या हमें वाकई इसको मैनेज करना चाहिए या नहीं मैनेज करना चाहिए. फिर उसके बाद हम अगले स्टेप पे जाते हैं. Number 2 is about the economic exposure. The economic exposure refers to the degree to which a firm's present value of the future cash flows can be influenced by the exchange rate fluctuations. So the economic exposure refers to the degree of which the firm's present value of the future cash flow can be influenced by the exchange rate fluctuations. फर्म के प्रेजेंट वैल्यू किस तरह से इफेक्ट होती है, किस चीज की, उसके फ्यूचर वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू किस हद तक इफेक्ट होती है, दैट इज कॉल्ड द इकोनॉमिक एक्सपोजर. यानी फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू किस हद तक चेंज होगी, दैट इज कॉल्ड द इकोनॉमिक एक्सपोजर. मैं आपको रिपीट करती हूँ. देखिए, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारी एमएनसी का जो कैश फ्लोज का पैटर्न है दैट इज जस्ट लाइक दिस. फर्स्ट ईयर में 200, सेकंड में 300, 400, सो ऑन सो फॉर्थ.
इन सब के आप डिस्काउंटेड कैश फ्लोज बनाएं, आज इनकी क्या वैल्यू है, ठीक है ना। 200 की वैल्यू आज क्या है एट ए गिवन लेट से 15% डिस्काउंट रेट के ऊपर, 300 की वैल्यू आज क्या है, 400 की वैल्यू आज क्या है। तो ये जो ओवर द टाइम पीरियड आपके कैश फ्लोज आ रहे हैं, हाउ दे आर गोइंग टू इफेक्ट the present value of those future cash flows, that refers to as the economic exposure. So the economic exposure refers to the degree to which the firm's present value of the future cash flows can be influenced by the exchange rate fluctuations. This is called the economic exposure, right? So it refers to the degree to which a firm's present value of the future cash flows can be influenced by the exchange rate. जैसे कि मैंने आपको इस एग्जाम्पल में बताया, फर्स्ट ईयर में हमारा जो कैश फ्लो पैटर्न दैट इज 200, सेकेंड ईयर में 300, फोर्थ ईयर में 400। अब ये किस तरह से इफेक्ट हो रहे हैं बाय द एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस, हाँ आज हम उनकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करके देखेंगे, दैट इज रेफर्ड टू एज द इकोनॉमिक एक्सपोजर। सम ऑफ दीज इफेक्टेड कैश फ्लोज डू नॉट रिक्वायर करेंसी कन्वर्जन। अब इन जो इफेक्टेड कैश फ्लोज हैं, जरूरी नहीं है कि हम उसको करेंसी में कन्वर्ट करके देखें तो तभी हमें पता चलेगा कि ये कितना। Even a purely domestic firm may be affected by the economic exposure if it faces foreign competition in its local market. अच्छा देखें स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले भी ये पॉइंट डिस्कस किया था, और ज़रूरी नहीं है कि हमारी जो कोई मल्टीनेशनल फर्म है वही इफेक्ट हो एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन से। इवन द प्योरली डोमेस्टिक फर्म्स में बी इफेक्टेड बाय द इकोनॉमिक एक्सपोजर। क्यों? क्योंकि लोकल कंपनीज अगर खुद से बाहर नहीं गई हुई, लेकिन बहुत सारी बाहर से जो कंपनीज हैं वो तो यहाँ पे आई हुई हैं, और यहाँ पे उन्होंने फॉरेन कंपटीशन जनरेट ऑलरेडी किया हुआ है लोकल मार्केट्स में। सो इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि सिर्फ आपकी लोकल कंपनी, या ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ जो मल्टीनेशनल फर्म्स हैं वो एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस से इफेक्ट होती हैं, बल्कि इवन दी प्योरली डोमेस्टिक फर्म्स में बी इफेक्टेड बाय द इकोनॉमिक एक्सपोजर इफ इट फेसेस फॉरेन कंपटीशन इन इट्स लोकल मार्केट। अगर वहां पे भी लोकल कंपटीशन, लोकल मार्केट में भी फॉरेन कंपटीशन है, तो योर फर्म इज इक्वली फेसिंग दैट रिस्क और एक्सपोजर। Transactions that influence the firm's cash flow, local sales relative to the foreign competition in the local market. Local currency appreciates, it is going to decrease. The local sales are going to be decreased. अगर local currency appreciates तो it is going to decrease. Local currency अगर depreciate करेगी तो local sales are going to be increased. ठीक है? Transaction that influence the firm's cash flow. Firms export denominated in local currency. If the local currency appreciates, the firm exports denominated in the local currency decrease. And if the local currency depreciates, the firm's exports denominated in the local currency increases, जो कि हमारे कंट्री का केस है। Firms export denominated in foreign currencies. अगर लोकल करेंसी अप्रिशिएट करेगी तो इट इज गोइंग टू डिक्रीज, और अगर लोकल करेंसी डिप्रिशिएट करेगी तो फर्म्स एक्सपोर्ट्स डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी इज गोइंग टू बी इंक्रीज्ड। इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अगर लोकल करेंसी अप्रिशिएट होगी तो इंटरेस्ट जो हमें रिसीव होगा उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, दैट इज गोइंग टू बी डिक्रीज्ड। और अगर लोकल करेंसी डिप्रिशिएट होगा तो दैट इज द इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम द फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज गोइंग टू बी इंक्रीज्ड। Transactions that influence the firm's cash flows, inflows. The firm's imported supplies denominated in the local currency, there is going to be no change. अगर local currency appreciate हो या depreciate हो, क्योंकि हमने जो imported supplies हैं उनको हमने local currency में denominate कर लिया. So the local currency appreciate हो या depreciate हो, there is going to be no change in that. And the firm's import supplies denominated in the foreign currency, whether it decreases or increases, it does not have any effect. Now we come to the economic exposure. Economic exposure can be measured by assessing the sensitivity of the firm's earnings to the exchange rate. This involves reviewing how the earnings forecast in the firm's income statement changes in response to the alternative exchange rate scenario. In general, firms with more foreign cost and revenue tend to be unfavorably affected by the strong currencies. Economic exposure can also be measured by assessing the sensitivity of the firm's cash flow to the exchange rate through regression analysis. For a single foreign currency, this is the equation.
where PCFT is the percentage change in the inflation adjusted cash flows measured in the firm's home currency over period time T. ये वही है आपकी regression equation है और PCFT is basically the percentage change in the inflation adjusted cash flows. This model may be revised to handle additional currencies by including them as additional independent variables. आप इस regression equation में जितनी ज़्यादा currencies हैं आप additional currencies को add करते जाएं. This model can be extended by replacing the dependent variable जिसको आपने cash flow कहा है. The impact of exchange rates on the firm's value as measured by its stock price, earnings, exports, sales, etc. may also be assessed. So impact of exchange rates on the firm's value can be assessed by as measured its stock price, earnings, exports, sales, etc. And now the translation exposure. The translation exposure is the exposure of an MNC consolidated financial statements to exchange rate fluctuation. It is known as the translation exposure. Basically MNCs की consolidated financial statements के ऊपर क्या exposure होता है? The exposure of an MNCs consolidated financial statement to the exchange rate fluctuation. जो जब MNC consolidated financial statements बनाती है तो उसका क्या असर होता है because of this exchange rate, उसके ऊपर क्या effect आता है? That is called the translation exposure. In particular, subsidiary earnings translated into the reporting currency on the consolidated income statement are subject to changing exchange rates. Does translation exposure matter? Cash flow perspective. The translation of the financial statements for consolidated reporting purposes does not by itself affect an MNC cash flow. However, a weak spot rate today may result in a weak exchange rate forecast for the point in the future when subsidiary earnings are to be remitted. Stock price perspective. Since an MNC's translation exposure affects its consolidated earnings and many investors tend to use earnings when valuing the firms, the MNC valuations may be affected. An MNC degree of translation exposure is dependent on the proportion of its business conducted by the foreign subsidiaries, the location of its foreign subsidiaries, and the accounting methods it uses. In the 2000 to 2001 period, the weakness of the euro caused several US-based MNCs to report lower earnings than what they had expected, and this was because of the translation exposure. In 2002 and 3, however, the euro strengthened and the consolidated income statement of these US-based MNCs have improved. Thank you very much, students. This was all about today's lecture. We have talked about transaction exposure, translation exposure, and economic exposure. We will be touching more on it. आज हमने कैलकुलेशन की बात की. नेक्स्ट टाइम जब हम बात करेंगे तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ दीज एक्सपोजर्स, दैट how we would manage all these exposures. Thank you very much for your patience. See you next time. Allah Hafiz.